चाहिए। उसके लिए कोर्ट ने कहा कि भाई इनको बोलो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को कि खुदाई करें और सच्चाई पता करें कितना साल पुराना है मंदिर है मस्जिद है। तो ऐसी सारी चीज़ें या फिर ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई, वो सारा काम अपनी एएसआई करती है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसी एएसआई में, भारतीय पुरातत्व विभाग में एक सर्वेयर थे, अफसर सर्वेयर, जो सारे सर्वे करते हैं इन सारी चीज़ों की, सारा पता लगाते हैं सच्चाई क्या है, कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है। तो उसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में महेश कुमार उम्र 42 साल एक सीनियर अफसर, सीनियर सर्वेयर के तौर पर काम कर रहे थे। 28 अगस्त शाम को छुट्टी होने के बाद वो अक्सर अपने घर चला जाते, लेकिन 28 अगस्त की शाम हो गई, रात हो गई, महेश कुमार घर नहीं पहुंचे। अब उनके भाई मनीष कुमार, उन्होंने पता किया, तमाम दोस्तों से पता किया, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो बिना बताए हुए घर न लौटे हो। तो हर एक से, उनके कलीग से बातचीत की गई तो पता चला कि नहीं, ऑफिस के बाद किसी ने देखा ही नहीं, और वो रूटीन था उनका घर जाना। तो रात होने लगी, दिल्ली जैसा शहर, घर वालों को चिंता सताई, घर वालों ने सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी, कैसे ऐसे महेश कुमार वो आज दफ्तर के बाद से गायब है। अब चूंकि एक एसआई के सर्वेयर का मामला था और ये बड़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं ये लोग, तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, इसके बाद तफ्तीश शुरू की। पहले तो परिवार वालों से ही पूछा सारी चीज़ें। नेक्स्ट डे 29 अगस्त को और पुलिस की टीम दफ्तर पहुंची कि कहीं कुलीग से कुछ जानकारी मिले, कोई झगड़ा हो, कुछ और चीज़ हो। तमाम लोगों से पूछताछ की, कोई सबूत नहीं, कोई क्लू नहीं। अब इधर 2 दिन बीत गया, कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है, और उधर मोबाइल तो पहले ही दिन से बंद है। तो अब पुलिस ने मोबाइल का लोकेशन खंगाला तो पता चला फरीदाबाद दिखाई दे रहा है। 28 तारीख को घर वालों से पूछा फरीदाबाद में कोई रहता, उन्होंने कहा नहीं हमारा तो कोई नहीं रहता, गाड़ी गायब। अब इस दौरान में तफ्तीश जारी थी। तब तक एक सरोजनी नगर, दिल्ली में बड़ा मशहूर है सरोजनी नगर मार्केट, वहाँ के किसी लोकल पुलिस ने खबर दी कि एक लावारिस कार खड़ी हुई है। अब वो कार, क्योंकि दिल्ली के सब थाने में पता चला कि कौन सी कार है, तो मालूम हुआ कि ये उन्हीं महेश कुमार जी की कार है। अब घर वाले भी परेशान कि उनकी गाड़ी सरोजनी नगर में कैसे, लोकेशन दिखाई दे रहा है फरीदाबाद में, मामला अजीब उलझा हुआ। दफ्तर से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही, पुलिस तमाम तफ्तीश कर रही है। फिर से पुलिस ने तय किया कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस दफ्तर में जाएंगे और फिर तमाम लोगों से पूछताछ करेंगे। अब सारे लोगों से फिर से पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच में एक अजीब चीज़ पता चली, मोबाइल तो गायब है महेश कुमार का, लेकिन उनका व्हाट्सएप का एक स्टेटस लगा हुआ था, और वो स्टेटस था कि 65 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज है और मैं कोई परेशान ना हूँ, मैं सभी को इसे वापस लौटा दूंगा, मेरे घर वालों को कोई तंग ना करे और मैं जल्द ही लौटाऊंगा। ये व्हाट्सएप स्टेटस घर वालों ने भी देखा और पुलिस को भी बताया। अब इस स्टेटस को देख के घर वालों को शक हुआ, उन्होंने कहा कि उनका भाई कभी ऐसा और इतने कर्ज में तो था नहीं, नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, और इस तरह के स्टेटस बेतुके उसने इससे पहले कभी लगाई नहीं। तो अब ज़्यादा डर सताने लगा कि ये मामला कुछ साजिश कह रही है। तो पुलिस टीम ने भी इस स्टेटस को देखा और दोबारा एसआई के दफ्तर में जाकर तमाम लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। अब सभी से एक एक करके पूछताछ हो रही है, 28 अगस्त को कौन कहाँ था, किसकी क्या ड्यूटी थी, जितने भी कुलीग थे, सीनियर जूनियर, सबसे बात करने लगे। इसी पूछताछ के दौरान अचानक एक उसी दफ्तर में एक क्लर्क जिसका नाम अनीस, अब पुलिस ने उससे पूछताछ की, कैसे तुम बताओ 28 को कहाँ थे। फिर ये भी पता चला कि अनीस और महेश बड़े खुले हुए थे, हालांकि वो अफसर टाइप के थे ये क्लर्क, लेकिन फिर भी। तो बोला साहब मैं तो यहीं था, और शाम को साहब यहाँ से चले गए थे। हाँ, उन्होंने जाते हुए मुझे अपनी गाड़ी दी थी, गाड़ी की चाबी दी थी। तो पहली चीज़ उसको पता चला कि गाड़ी, उन्होंने कहा अच्छा। तो बाकी उसने कहा बाकी साहब उसके बाद ना मुझे पता है, ना कोई जानकारी है, ना मेरी बात हुई। तो पुलिस ने फिर उससे दूसरे तरीके से पूछा, उसने कहा अच्छा ये बताओ कैसे इंसान थे, क्या थे। तो उसने कहा साहब वो पैसे लेकर सरकारी नौकरियाँ लगाते थे, कई लोगों से उन्होंने पैसे ले रखे थे और करीब 65-67 लाख। लेकिन फिर उन्होंने अभी हाल में मुझे बताया था कि उनका 67 लाख रुपए जो लोगों से लिए थे नौकरी लगवाने के लिए सरकारी, वो कोई लेकर भाग गया, तो बड़े परेशान थे। अब पुलिस को लगा कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी शख्स ने, फैमिली ने, किसी और कुलीग ने, किसी दोस्त ने ये बात नहीं कही, पैसे पैसे भागने वाली बात, लेकिन व्हाट्सएप के स्टेटस पे लाइन और एक ही शख्स है जो ये बात रिपीट कर रहा है, वो है अनीस, जो उसी दफ्तर में क्लर्क है। अब पुलिस को क्लर्क पे थोड़ा शक हुआ, पूछताछ चल रही है दफ्तर में। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम और क्या जानते हो, तो उसने कहा साहब बस इतना ही जानता हूँ। अब पुलिस ने कि पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि चलो इसकी तलाशी लेते हैं। अब उन्होंने अनीस की तलाशी ली। जब अनीस की तलाशी ली तो पहली बार उसकी जेब में महेश की कार की चाबी मिली, कि कार की चाबी अनीस की जेब से निकल रही है। अब जैसी वो चाबी हाथ में आई, पुलिस ने पूछा, उसने बताया कार की चाबी। अब पुलिस को डाउट हो गया, वो घबराने लगा, बोला नहीं साहब फिर भी नहीं ये वो। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है कोई इशू है नहीं, सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, यहाँ से लेकर तुम्हारा उस रात तक घर तक जहाँ तक गए हो तुम, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसे लगा मामला गड़बड़। फिर उसने कहानी सुनाई। कहानी क्या सुनाई, पूरा एक बार जुर्म किया, बताया कि उसने क्या कैसे क्यों। और यही क्या कैसे क्यों, तो शुरू में मैंने बोला था कि मुझे आज का सवाल खुद ही ख्याल में आया कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे आइडियाज इधर से उधर जाती हैं। तो उसने पूरी कहानी सुनाई। पुलिस को अभी भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। क्या गाड़ी सरोजनी नगर में खड़ी है, लोकेशन फरीदाबाद में मिल रहा है। अब जब पूरी बात उसने बताई तो वो पूरी कहानी अब आपके सामने दस्तखत है। तो पहले गड्ढे में दफनाया, फिर मजदूर को बुलाकर सीमेंटेड उसको कर दिया ताकि पकड़ा ना जाए। सरकारी दफ्तर में काम करता था और महेश उसी दफ्तर में सीनियर पोस्ट पे था। अनीस के दफ्तर में ऐसे बहुत सारे दफ्तर में करप्ट भ्रष्ट सरकारी लोग भी होते हैं, नौकरी के नाम पे पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो अनीस ऐसे एक लोगों के शामिल था साजिश में, जो कोई जब वैकेंसी होती तो सरकारी नौकरी के लिए कहते कि यार इतना पैसा देके बाबू से साइन करा देंगे, अफसर से ये हो जाएगा। तो उसने फिर एक दिन महेश से कहा कि एक वैकेंसी आ रही है हमारे यहाँ और अच्छी खासी वैकेंसी है, तो 3-3 लाख रुपये मांग रहे हैं, तो कोई जानने वाला हो तो बताओ। तो महेश के कुछ जानने वाले होंगे, उन्होंने कहा है। तो उसने कहा ठीक है 3 लोगों की नौकरी लगा देते हैं सरकारी। तो उन लोगों से 3-3 लाख रुपये महेश ने लिए और महेश ने अनीस को दे दी 9 लाख रुपये को। अब 9 लाख रुपये दे दिए, लेकिन फिर नौकरी लग नहीं रही, बात आगे बढ़ नहीं रही। महेश को लगा कि मामला गड़बड़ है। अब उसने अनीस को वो पैसे वापस करने के लिए कहा। इस दौरान में चूंकि इन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी, सीनियर और जूनियर होने के बावजूद सब कुछ, तो अनीस की एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, दोनों जब पैसे दिए तो पार्टी वार्टी भी होती थी, तो उस गर्लफ्रेंड पर अब महेश की नजर थी। और कई बार अनीस की गैरहाजिरी में, उसके अनजाने में महेश उसकी गर्लफ्रेंड को घुमाने लग गया। ये बात अनीस को पता चल गई, उसे बड़ा बुरा लगा। अब इधर वो 9 लाख रुपये मांग रहा है, इसने 9 लाख रुपये सारे उड़ा दिए। गर्लफ्रेंड भी, उसे लगा कि अब महेश के पास चली जाएगी। तो उसने एक दिन प्लान किया कि क्यों ना महेश को रास्ते से हटा देते हैं। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक वो 9 लाख रुपये लौटाने नहीं पड़ेंगे, दूसरा जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो वापस उसे मिल जाएगी। अब इसके बाद इसने प्लान करना शुरू किया तसल्ली से, कोई जल्दबाजी में नहीं।
करते करते आखिरकार इसने प्लानिंग फाइनल स्टेज पे पहुंची। 27 अगस्त इसी प्लान का हिस्सा था। इसने सबसे पहले अपने दफ्तर में एक छुट्टी की अर्जी दी, एप्लीकेशन। 5 दिन की छुट्टी ली इसने, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 को इसको ज्वाइन करना था। छुट्टी अप्रूव हो गया तो 5 दिन की छुट्टी ली। 27 अगस्त को छुट्टी लेने के बाद ये अपने घर चला गया। इसका घर है हरियाणा के सोनीपत में। अब ये हरियाणा पहुंचा और वहां जाने के बाद अब इसे आगे का कदम उठाना था। 27 अगस्त की छुट्टी लेकर पानीपत पहुंचा। 28 अगस्त की सुबह इसने फोन किया महेश को कि वो तुम्हारे 9 लाख रुपए आ गए, तो तुम एक काम करो, दोपहर को तुम आर के पुरम वाले घर पे मेरे आ जाओ। चूंकि ये सरकारी एम्प्लॉय था तो सरकारी लोगों को क्वार्टर भी मिलते हैं, तो इसे क्वार्टर मिला हुआ था आर के पुरम में। तो उसने कहा कि तुम्हारे 12:30 बजे। महेश को लगा इतने दिन से पैसे मांग दे नहीं रहा, चलो आज दे रहा है, ले ही लेते। ये उसने कॉल किया, व्हाट्सअप कॉल, नॉर्मल कॉल नहीं किया ताकि रिकॉर्ड पे ना रहे, ये रिकॉर्ड ना हो जाए। उसके बाद कॉल करने के बाद इसने अपना फ़ोन सोनीपत में रखा। उसे मालूम था कि ये फ़ोन उसके साथ चलेगा और उसके राज खोलेगा। तो फ़ोन करने के बाद ऑन ऑफ भी नहीं किया और इसने सोनीपत में ही फ़ोन छोड़ दिया अपना मोबाइल। अब वहाँ से ये दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद करीब 11:30-12 बजे के आसपास ये साउथ एक्स मार्केट गया। वहाँ से 6 फीट बड़ी पॉलीथिन प्लास्टिक के वो खरीदे इसने। इसके अलावा फावड़ा खरीदा, 1-2 सामान और लिया और ये सब लेने के बाद ये अपने घर आर के पुरम पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद 12:30 के आसपास तय वक्त पर महेश घर आ गया। महेश घर आया, इसने थोड़ी देर तक बातचीत की। इसके बाद महेश उलझा हुआ था, ये उठा पीछे गया और इसने अचानक एक पाना और वो बाकी जो चीज़ें होती हैं उससे पीछे से महेश के सर पर जोरदार वार किया। महेश सर पकड़कर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद उसने और भी मारा। थोड़ी देर में महेश की मौत हो गई। मौत होने के बाद अब उसने सबसे पहले पूरा ब्लड साफ किया, कमरे को साफ किया और फिर महेश की लाश को उस पॉलीथिन के बैग में, जो पॉलीथिन खरीद कर लाया था 6 फीट बड़ी, वो 3-4 पॉलीथिन लाया था, उसमें उसके लाश को डाला, पॉलीथिन को सील किया, पूरा घर साफ किया। साफ करने के बाद एसी ऑन किया, कमरे पे लॉक लगाया और वहाँ से निकलकर सीधे निकलने से पहले जो महेश के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, उसने दोनों मोबाइल फ़ोन अपने पास लिया और उसकी गाड़ी की चाबी ली। उसके बाद वहाँ से बाहर निकला, गाड़ी लेकर ये जाता है और मोबाइल, महेश के मोबाइल को लेकर फरीदाबाद में जाने के बाद मोबाइल को ऑन करता है। पहले यहाँ उसने ऑफ कर दिया। ऑन करने के बाद गाड़ी में वहीं बैठा रहता है कुछ देर तक, मोबाइल चालू रखता है। जब उसे लगता है 5-10 मिनट हो गया दोनों मोबाइल को चालू हुए, फिर वो दोनों मोबाइल को ऑफ कर देता है। ऑफ करने के बाद मोबाइल वहीं झाड़ियों में फेंक देता है। वापस आता है, गाड़ी को सरोजनी नगर में लगाता है। उसके बाद सीधे वहाँ से सोनीपत नगर में लगाता है। उसके बाद सीधे वहाँ से सोनीपत वापस दिल्ली के आर के पुरम के अपने सरकारी क्वार्टर में एक लाश को यूं ही छोड़कर एसी चलाकर और वो बेफिक्र होकर वापस सोनीपत पहुंच जाता है। अब सोनीपत जाता है और सोनीपत में पूरी रात आराम से अपने घर पर रहता है। इधर रात 28 अगस्त की जब वो घर नहीं लौटते तो घर वाले शिकायत करते हैं। अब जब शिकायत करते हैं तो हर एक से पूछताछ होती है। इसके पास भी फोन आया घर वालों का, पूछा अनीस तुमने देखा है महेश को? उसने कहा नहीं, मैं तो बस निकल गया था, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात, कोई बात नहीं हुई। अब 29 अगस्त आ गई तारीख, 28 अगस्त को ये सब कर लिया। अब वो सोनीपत में है। 29 अगस्त को फिर फोन आया घर वालों का। फिर से पता चला कि पुलिस में मामला लिखा दिया गया है। अब वो पहली बार डरा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लाश मेरे घर में पड़ी है। फिर ये सोनीपत से वापस आता है। मोबाइल इस बार भी सोनीपत में छोड़कर जाता है। क्यों? ताकि उसका लोकेशन को ट्रेस ना करे कि वो कहाँ था। उसने बताया जो बयान, मैं तो सोनीपत में था, मोबाइल सोनीपत ही दिखा रहा था। तो 29 अगस्त को वापस आता है अपने घर। वापस आने के बाद पहले घर में चेक करता है, लाश वहीं है। फिर दरवाजा बंद करता है और वापस दफ्तर जाता है। छुट्टी ले रखी है लेकिन दफ्तर जाता है। दफ्तर जाने के बाद अपने एक और क्लर्क साथी से मिलता है। उस क्लर्क साथी का भी एक क्वार्टर था, क्योंकि वो भी उसी सरकारी दफ्तर में था, लेकिन वो क्वार्टर खाली रहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहता था। उस क्वार्टर में कुछ मरम्मत के काम होने थे तो खाली रहता था। और उस क्वार्टर में कई बार पहले इन लोगों ने बैठकर पार्टी की थी, तो उसे पता था इस क्वार्टर में कोई है नहीं, फैमिली वाले है नहीं, कोई आता जाता ही नहीं है और वो खाली रहता है, कभी कभी पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दफ्तर गया वापस और अपने उस क्लर्क साथी से कहता है यार मुझे तेरी चाबी चाहिए, क्योंकि पहले भी कई बार चाबी ले चुका था तो उसे भी कोई डाउट नहीं होता है, वो अक्सर देता भी रहता था। उसने चाबी दे दी। ये चाबी लेकर वापस गया। वापस जाता है अपने घर के पास एक चाबी बनाने वाले के पास और उससे कहता है ये चाबी इसकी डुप्लीकेट की बना दो। वो डुप्लीकेट चाबी बना देता है। ये वापस फिर दफ्तर जाता है, असली चाबी अपने क्लब साथी को दे देता है। अब उसकी डुप्लीकेट इसके पास है। वापस अपने घर जाता है आर के पुरम। वहाँ जाने के बाद इंतजार करता है। जब अंधेरा होता है और वो क्वार्टर के आसपास बिसरना था, उस लाश को बाहर निकालता है, अपनी कार की डिग्गी में डालता है। कार की डिग्गी में डालने के बाद अब उस लाश को ले जाकर उस क्वार्टर के सामने रोकता है, जो क्वार्टर उसके उस दोस्त का है जो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ जाने के बाद डुप्लीकेट की से उस क्वार्टर का दरवाजा खोलता है, चारों तरफ देख लेता कोई है नहीं, फिर डिग्गी से लाश निकालता है। लाश को उस क्वार्टर के अंदर ले जाता है घर में। उस क्वार्टर के आंगन की तरफ मट्टी और गड्ढे थे और पानी वानी भी जमा हो जाता था क्योंकि लोग रहते नहीं थे। अब फावड़ा भी इसने खरीदा था, कार से फावड़ा लाता है। उस आंगन का उसे पूरा नक्शा मालूम था। वहाँ वो गड्ढा करना शुरू कर देता है बेहद खामोशी से, ताकि आसपास किसी को आवाज़ भी ना जाए। अकेले गड्ढा खोदता है। जब उसे एहसास हो जाता है कि इतना गहरा हो चुका है कि इसमें एक लाश को छुपाई जा सकती है, फिर वो लाश उठाता है, उस पॉलीथिन में जो लाश लिपटी थी उसको उस गड्ढे में डालता है, गड्ढा बराबर करता है। ये सब कुछ करने के बाद फिर दरवाजा बंद करता है, गाड़ी में बैठता है, वापस सोनीपत चला जाता है। 28 को मर्डर किया, 29 को आया, 29 को फिर लाश को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, गड्ढे में डाला, वापस चला गया सोनीपत। अब पूरी रात फिर सोनीपत में, लेकिन उसे एहसास है कि उसने गड्ढे में लाश डाली है। उसे ये भी एहसास है कि कई बार उसका क्लर्क साथी भी रहता तो कोई नहीं है, लेकिन कई बार चला जाता है, कोई पार्टी या कुछ और करने जाते होंगे, तो उसे लगा गड्ढा देखकर कुछ शक हो सकता है। ये फिर 30 तारीख को लौटता है सोनीपत से, फिर आता है, मोबाइल अपना वहीं सोनीपत में छोड़ता है। वापस आने के बाद अब वो उसी घर में पहुंचता अपने उस साथी के जहाँ पे इसने गड्ढे में लाश दफनाई है। देखता गड्ढा वड्ढा सब ठीक है। इत्तेफाक से कुछ काम कराना था उसके साथी को, और वो जो आंगन में मैंने बताया कि पानी जमा हो जाता था, तो उसने इसको बता रखा था कि यार इस पे प्लास्टर और ये कराना है। अभी जाता है एक मजदूर के पास, उसको बुला कर लाता है, कहता है यार यहाँ पे ये पक्का करना है सीमेंट से। वो भी आ जाता है, 12,000 में 1.5 टन डन होती है, वो 10,000 रुपये देता है। उसके बाद वो पूछता भी आप क्यों करा रहे हो पक्का, तो कहता पानी जमा हो जाता है। उसके बाद पूरे उस गड्ढे को सीमेंटेड
प्लास्टर करके बराबर कर देता है, पैसे देता है, शाम को वापस चला जाता है। तो 28, 29 और ये 30 3 दिन हो गए। इधर पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन फिर 31 और 1 पुलिस तफ्तीश करती रहती है। 2 तारीख को, 2 सितंबर को फिर वो पकड़ा जाता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें तफ्तीश में सामने आती हैं। अब जब पुलिस उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है कि तुमने ये बारीक बारीक चीज़ें कहाँ से, तो उसने कहा कि मुझे ये पता था कि मोबाइल लोकेशन बताता है, मुझे ये पता था कि मैं कहाँ पर हूँ, इसकी चुगली मोबाइल खा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी देखी पढ़ी सुनी कि मैंने हर चीज़ के बारे में पहले तय किया था कि मैं एक परफेक्ट मर्डर करूँगा और पकड़ा नहीं जाऊँगा। इसीलिए जब प्लानिंग के तहत छुट्टी लेने के बाद सोनीपत गया, मोबाइल छोड़ा। अब अगले जब भी दिल्ली आया मोबाइल छोड़ कर आया, तो मेरी हर दिन मौजूदगी सोनीपत में। बयान देने के लिए तो कोई भी झूठा गवाह आ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है मोबाइल का, वो बार बार बता रहा है कि मैं सोनीपत में, जबकि नहीं हूँ, क्योंकि उसका मोबाइल वहाँ है। ठीक उसी तरह इसने कि पुलिस लाश यहीं दफन है आकेपुरम में, लेकिन पुलिस ढूंढेगी इसको फरीदाबाद की तरफ। क्यों? क्योंकि उसने महेश के मोबाइल को ऑन किया जाकर फरीदाबाद में। लास्ट लोकेशन अब वही हो गया। इससे पहले का लास्ट लोकेशन था साउथ दिल्ली आकेपुरम, लेकिन वहाँ उसने मोबाइल बंद ऑन था, फिर बंद किया और उसके बाद ऑन किया वापस जाकर फरीदाबाद में। 5-10 मिनट तक वो मोबाइल ऑन करके बैठा रहा, सिर्फ इसलिए उसे मालूम नहीं था कि कितने देर के बाद लास्ट लोकेशन कैच होता है एक मोबाइल से। तो उसने कहा 10-15 मिनट बहुत होता होगा। 10-15 मिनट तक मोबाइल ऑन करके दोनों बैठा रहा और जब उसे यकीन हो गया कि अब ठीक है ये लास्ट लोकेशन, फिर उसने मोबाइल ऑफ किया, फेंका, गाड़ी ले जाकर सरोजनी नगर में खड़ी कर दी। हर चीज़ खुद, लाश कहीं और। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुदा, हर चीज़ एक दूसरे से अलग। लेकिन वही है कि कत्ल से पहले हमेशा ही हर जुर्म में यही होता है कि हर मुजरिम ये सोचता है कि ये फुल प्रूफ प्लान है, पकड़ा नहीं जाऊंगा, पुलिस मुझ तक नहीं पहुंचेगी, और हर बार वो गलत साबित होते हैं और पकड़े जाते हैं।